Hello students, welcome back to our political science lecture series. So आज हम कवर करने जा रहे हैं अपना पार्ट 5। हम कौन सा चैप्टर कर रहे थे? हम आपकी जो क्लास 11th की पॉलिटिकल थ्योरी वाली बुक है, एनसीईआरटी बुक, उसका चैप्टर 2 हमने स्टार्ट कर दिया था, जिसका नेम है फ्रीडम। ठीक है, तो इस चैप्टर पे ऑलरेडी 4 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं। ये पार्ट 5 है, जहाँ पे हमें कौन सा टॉपिक करना है? वाई डू वी नीड कॉन्स्ट्रेंट। देखो, ये मैं आपको पहले कनेक्ट करवाऊँ। पहले वाले पार्ट में हमने क्या समझा था? द सोर्सेज ऑफ कॉन्स्ट्रेंट। हमारा टॉपिक था द सोर्सेज ऑफ कॉन्स्ट्रेंट। उसमें हमने ये देखा था कि हमारी फ्रीडम पे या फिर एक इंडिविजुअल की फ्रीडम पे जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, उनका ओरिजिन कहाँ से होता है। उसमें हमने देखा था कि डोमिनेशन या फिर कोई एक्सटर्नल फोर्स होती है जो डोमिनेशन करती है। जैसे कि हमने कॉलोनियल रूल और अपार्थाइड रिजिम के बारे में समझा था। फिर हमने देखा था कि अच्छा, विद इन अ कंट्री कई बार गवर्नमेंट भी कुछ ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस बनाती है जिससे कि पब्लिक व्यू को सप्रेस कर सके, ताकि क्रिटिसिज्म ना क्रिएट हो। तो ये हमने पढ़ा था सोर्सेज ऑफ कॉन्स्ट्रेंट, कि हमारी फ्रीडम पे जो कॉन्स्ट्रेंट लगाए जाते हैं उनका सोर्स क्या है, वो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं। ठीक है, और अब हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? व्हाई डू वी नीड कॉन्स्ट्रेंट। मतलब कि ये यहाँ पे इंपॉर्टेंस दिखा रहा है कि एक सोसाइटी में ही एक इंडिविजुअल की फ्रीडम के ऊपर रीजनेबल कॉन्स्ट्रेंट जो होते हैं वो जस्टिफाइड होते हैं। इस टॉपिक का मीनिंग ही यही है कि एक इंडिविजुअल की फ्रीडम पे रिस्ट्रिक्शंस लगाना क्यों जरूरी है। ठीक है, टॉपिक का मीनिंग समझ आया? अच्छा, फॉर अ मोमेंट आप इमेजिन करो कि वही मैं ट्रैफिक लाइट्स वाला एग्जांपल लूँगी अगेन, कि मान लो कि ट्रैफिक रूल्स बना रखे हैं, लेकिन अगर सपोज करो कि ट्रैफिक रूल्स नहीं होते, ठीक है, तो लोग रॉन्ग साइड जा रहे हैं, ठीक है, कोई कैसे भी गाड़ियां चला रहा है, ठीक है, कोई रूल्स फॉलो नहीं कर रहे, तो इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से क्योस होगा, एक्सीडेंट्स क्रिएट होंगे। ठीक है, ये एक एग्जांपल है कि अगर सोसाइटी में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ना लगाए जाएं तो सोसाइटी में वॉयलेंस, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकते हैं। तो यही हमें इस टॉपिक में समझना है कि एक इंडिविजुअल की फ्रीडम पे कॉन्स्ट्रेंट, मतलब कि रिस्ट्रिक्शंस लगाना क्यों ज़रूरी है, उसके रीजंस क्या हैं। ठीक है, हमें ये समझना है इसमें। ठीक है, अब देखो इसमें क्या बोला गया है। द रोल ऑफ कॉन्स्ट्रेंट इन सोसाइटी। कॉन्स्ट्रेंट्स का रोल सोसाइटी में क्या होता है? पहला पॉइंट, प्रिवेंट क्योर्स। No society can function without constraint, because without them society would descend into chaos. मतलब कि सोसाइटी में कॉन्स्ट्रेंट की फॉर्म में रूल्स और रेगुलेशंस इसीलिए रिक्वायर्ड होते हैं क्योंकि अगर रूल्स नहीं होंगे तो बहुत ज़्यादा क्योस की सिचुएशन क्रिएट होगी। वही अगर ट्रैफिक रूल्स नहीं हुए तो कोई रॉन्ग साइड जा रहा है, ठीक है, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, क्योस की कंडीशन क्रिएट हो रही है। तो इसीलिए क्योस को प्रिवेंट करने के लिए कॉन्स्ट्रेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है एक इंडिविजुअल की फ्रीडम पे। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है? कॉन्फ्लिक्ट्स, डिस्प्यूट्स अराइजिंग फ्रॉम डिफरेंसेस लीडिंग टू पोटेंशियल वायलेंस। देखो, एक सोसाइटी जो है, क्योंकि इसमें बहुत सारे मेंबर्स रह रहे हैं, तो ओपिनियंस को लेके डिसएग्रीमेंट होना या फिर लोगों के अपने एम्बिशंस होते हैं, अपने प्रोफेशंस होते हैं, हर चीज़ को लेके डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस एग्जिस्ट करते हैं विद इन अ सोसाइटी। और इनफैक्ट इंडियन सोसाइटी में आप देखोगे तो इंडियन सोसाइटी कैसी कैसी सोसाइटी है? प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है, मतलब डाइवर्सिटी है यहाँ पे, कल्चर, रिलीजन, ट्रेडिशन, बहुत सारी चीज़ों को लेके, ओपिनियंस को लेके बहुत डाइवर्सिटी है। ठीक है, तो जहाँ पे इतने डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियंस होंगे वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होगा। आप अपने घर में ही देख लो कि एक मुद्दे पे हर मेंबर का अलग अलग ओपिनियन होता है, तो वहाँ पे थोड़ी डिबेट हो जाती है ना। तो कई बार ऐसी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए और सोसाइटी में सब लोग एक साथ रह सके, हमें कॉन्स्ट्रेंट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल समझो। देखो, इमेजिन करो कि दो ग्रुप्स हैं, ठीक है, कॉलेज में, और वो जो है एक मेन ऑडिटोरियम है कॉलेज का, उसको यूज करना चाहते हैं। एक ग्रुप जो है वो कल्चर पर्पस के लिए यूज करना चाहते हैं क्योंकि उसको कल्चरल इवेंट के लिए प्रिपेयर करना है। ठीक है, और दूसरा ग्रुप जो है वो डिबेट कंपटीशन के लिए उस मेन ऑडिटोरियम को यूज करना चाहता है। अब मान लो भाई कोई कह रहा है नहीं भाई हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें पहले करने दो। दूसरा कह रहा है नहीं भाई हमारा इंपॉर्टेंट है, हमें करने दो। अब यहाँ पे किसका रोल आ जाता है? रूल्स बनाने के लिए यहाँ पे आता है स्कूल की जो मेन अथॉरिटी है उसका रोल, कि वो शेड्यूल वाइज प्रिपेयर कर दे कि अच्छा इस टाइम तक आप प्रिपेयर करो, इस टाइम तक आप इस मेन ऑडिटोरियम को यूज कर सकते हो, इस टाइम तक आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या हुआ? अगर रूल्स नहीं होते, वो दोनों ग्रुप्स आपस में फाइट करते रहते, क्योस की सिचुएशन क्रिएट होती, वॉयलेंस क्रिएट होता, डिस्प्यूट्स क्रिएट होते। तो उसको कैसे हमने रिमूव करा? हमने रूल्स बना दिए, हमने टाइम को
शेड्यूल कर दिया कि अच्छा आप इस टाइम पे परफॉर्म करो, आप इस टाइम पे प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। तो ऐसा ही सेम सोसाइटी के लेवल पे भी होता है, जब डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं तो हमें कुछ रूल्स बना के उसको सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वॉयलेंस, एस्केलेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिजल्टिंग इन हार्म और लॉस ऑफ लाइफ। मतलब कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, अगर इसको रूल्स और रेगुलेशन बना के ना रोका जाए तो ये जो है ये कई बार इतना ज्यादा एग्रीवेट हो जाता है कि लोग जो है एक दूसरे की जान लेने लग जाते हैं, है ना। आपने तो रोड पे भी देखा होगा कि कोई रॉन्ग साइड आ रहा है, एक्सीडेंट्स हो गए, फिर आपस में लड़ाई झगड़े हुए, तो इसीलिए ट्रैफिक रूल्स बनाए गए हैं उसको अच्छे से फॉलो करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रूल्स, गाइडलाइंस टू इंश्योर रिस्पेक्ट एंड प्रिवेंट इम्पोजिशन ऑफ व्यूज। देखो रूल्स जो है वही जो भी पॉलिसीज प्रोग्राम्स या जो भी रेगुलेशन सरकार निकालती है वही तरीके की, वो एक तरीके की गाइडलाइंस होती हैं जो कि ये इंश्योर करती हैं कि हर मेंबर जो है वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करे। अगर मेरा कुछ व्यू है तो मैं उसको पहले प्रेजेंट करूं, आप उसको सुनो ध्यान से, उसके बाद आप अपने व्यू को प्रेजेंट करो, है ना। डिबेट में हम यही करते हैं, हर किसी को मौका मिलता है अपने व्यूज को प्रेजेंट करने का। रूल्स और रेगुलेशंस क्या है, ये कॉन्स्ट्रेंट का ही एक फॉर्म है, ठीक है। कॉन्स्ट्रेंट जो है कैसे लगाए जाते हैं, रूल्स और रेगुलेशंस की फॉर्म में लगाए जाते हैं। तो हम इसको क्या कह रहे हैं, ये गाइडलाइंस हैं जो कि ये इंश्योर करती हैं कि एक पर्सन जो है वो दूसरे पर्सन की रिस्पेक्ट करे, उसके व्यूज को ध्यान से सुने, अपने व्यूज को दूसरे के ऊपर ना थोपे, ठीक है। ओपिनियन मैटर करते हैं, हर किसी के हो सकता है कि जब हम एक ग्रुप में बैठे हैं और हम हर किसी के ओपिनियन को सुन रहे हैं तो हमें एक बेस्ट ओपिनियन मिल जाता है, एक बेस्ट वे आउट मिल जाता है कि क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो आपको ये चारों पॉइंट समझ आए कि हम टॉपिक कर रहे हैं व्हाई डू वी नीड कॉन्स्ट्रेंट, मतलब कि एक इंडिविजुअल की फ्रीडम पे कॉन्स्ट्रेंट लगाना क्यों ज़रूरी है, रिस्ट्रिक्शंस लगाना क्यों ज़रूरी है। उसके बाद हमने देखा क्योंकि कॉन्स्ट्रेंट कुछ रोल प्ले करते हैं, ठीक है। जो भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इंडिविजुअल की फ्रीडम पे लगाए जाते हैं उनका कुछ रोल होता है, वो रोल हमने इन 4 पॉइंट्स के थ्रू समझा। पहला था क्योस को प्रिवेंट करता है, दूसरा कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने देता है, तीसरा कि कॉन्फ्लिक्ट को रोक देता है ताकि वो वॉयलेंस में कन्वर्ट ना हो, और चौथा कुछ रूल्स और रेगुलेशंस की फॉर्म्स में ये कॉन्स्ट्रेंट जो है एक गाइडलाइंस का काम करते हैं जिससे कि हर इंडिविजुअल जो है एक दूसरे के व्यूज की ओपिनियंस की रिस्पेक्ट करे। यहाँ तक समझ आया। अब देखो क्या कह रहा है कि इन अ फ्री सोसाइटी पीपल शुड फर्स्ट बी एबल टू होल्ड देयर ओन व्यूज। एक फ्री सोसाइटी में क्योंकि हमें लाइसेंस नहीं मिल जाता कुछ भी करने का, ठीक है। अगर हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो हमारे ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन भी है कि हम कोई हार्मफुल स्पीच ना दे जिसकी वजह से कल को कोई रिलीजन के बेसिस पे या कम्युनल वॉयलेंस क्रिएट हो जाए, है ना। तो एक फ्री सोसाइटी में रिस्ट्रिक्शंस रिक्वायर्ड होते हैं, जिसमें पहला पॉइंट बताया गया कि रिस्ट्रिक्शंस की ज़रूरत इसीलिए होती है क्योंकि लोग जो हैं वो अपने व्यूज़ को होल्ड कर सकें, मतलब कि लोगों के पास ये राइट हो, ये फ्रीडम हो कि वो अपने हिसाब से डिफरेंटली सोच सकते हैं और अपने ओपिनियंस को और उसको एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल समझो कि आपका एक फ्रेंड है, वो किसी और पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता है, आप किसी और पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हो, आपके पास अपने अपने पॉइंट्स हैं, जस्टिफाइड पॉइंट्स हैं कि भाई मेरा ये पॉइंट है इसीलिए मैं इस बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ या मैं कांग्रेस को सपोर्ट करता हूँ, है ना। तो एक फ्री सोसाइटी में कहीं ना कहीं हर इंडिविजुअल के पास अपने जस्टिफाइड रीजंस हैं, वो दूसरे को फोर्स नहीं कर सकता कि आप मेरे बिलीफ को मानो, आप मेरे व्यूज को मानो, आप उस पर थोप नहीं सकते अपने व्यूज, है ना। नेक्स्ट क्या कह रहा है, डेवलप देयर ओन रूल्स ऑफ लिविंग। सेकेंड पॉइंट का मतलब ये है कि एक फ्री सोसाइटी में जो लोग होते हैं उनके उनको ये फ्रीडम होनी चाहिए कि वो डिसाइड कर सकें कि उनको कैसे जीना है, ठीक है। जब तक कि वो दूसरों को हार्म नहीं कर रहे, दूसरे की फ्रीडम को हार्म नहीं कर रहे, तब तक आप अपनी फ्रीडम और चॉइसेस को एक्सरसाइज कर सकते हो, ठीक है। थर्ड पॉइंट, परस्यू देयर चॉइसेस विदाउट हार्मिंग अदर्स। थर्ड पॉइंट का मतलब क्या है कि फ्रीडम जो है वो अनलिमिटेड नहीं है, आपके एक्शंस जो हैं वो दूसरे को हर्ट नहीं करने चाहिए, ठीक है। चाहे फिजिकली, मेंटली या सोशली हो, अगर आप कोई एक्शंस लेते हो, आप कोई चॉइसेस करते हो तो वो सोसाइटी में और मेंबर्स को हार्म नहीं करने चाहिए। इसी को हम कहते हैं रीजनेबल कॉन्स्ट्रेंट, ठीक है। तो यहाँ तक समझ आया। तो हमने इस वाली साइड में क्या समझा कि कॉन्स्ट्रेंट की रिक्वायरमेंट क्यों होती है फ्रीडम पे, क्योंकि कॉन्स्ट्रेंट के कुछ रोल होते हैं। ये 4 रोल हमने समझे कि कॉन्स्ट्रेंट जो है वो क्योस प्रिवेंट करता है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने देता है, वॉयलेंस नहीं होने देता है, और रूल्स जो होते हैं इन द फॉर्म ऑफ कॉन्स्ट्रेंट का काम करते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि हर इंडिविजुअल जो है सोसाइटी में एक दूसरे की व्यूज की रिस्पेक्ट करे, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है,
Creation of society requires constraint to maintain harmony and order. इसका मीनिंग है when people come together to live in a society, we need certain rules and boundaries, जिसको हम constraint कहते हैं. ठीक है, अगर हम सब लोग एक साथ रहने आए हैं सोसाइटी में तो हमें कुछ रूल्स और बाउंड्रीज की रिक्वायरमेंट होंगी और उन्हीं रूल्स और बाउंड्रीज को हम कॉन्स्ट्रेंट कह रहे हैं. ठीक है, तो मेंटेन करने के लिए हार्मनी और ऑर्डर, मतलब कि लड़ाई झगड़ा ना हो, पीसफुली हर कोई रह सके, तो बिना इन कॉन्स्ट्रेंट के कई बार क्या होता है, लोगों की लाइफ बहुत ज़्यादा क्योटिक हो जाती है. ठीक है, कई बार लोग जो हैं वो अपनी फ्रीडम का मिसयूज करते हैं दूसरे की फ्रीडम को हार्म करने के लिए, है ना. तो इसीलिए सोसाइटी में क्योंकि बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं तो कॉन्स्ट्रेंट की ज़रूरत होती है ताकि पीसफुली हर कोई रह सके, एक हार्मनी और ऑर्डर मेंटेन रहे. ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, लीगल एंड पॉलिटिकल कॉन्स्ट्रेंट मे बी नीडेड व्हेन. लीगल और पॉलिटिकल कॉन्स्ट्रेंट का मतलब क्या होता है, देखो मतलब कि जो लॉज बनाई जाती हैं हमारी लेजिस्लेटिव बॉडीज के द्वारा या पॉलिटिकल पार्टीज जो भी रूल्स और रेगुलेशंस निकालती हैं, ठीक है, तो ये इनकी ज़रूरत क्यों होती है उसके रीज़न समझो. क्योंकि ये जो लीगल और पॉलिटिकल कॉन्स्ट्रेंट है यही रीजनेबल कॉन्स्ट्रेंट भी होते हैं कई बार. ठीक है, तो और जो हमारी फ्रीडम पे लगाए जाते हैं. पहला पॉइंट क्या है, क्या रीज़न है इसका, पहला पॉइंट क्या है, पीपल ट्राई टू कोर्स अदर्स टू इनटू अदर्स इनटू एक्सेप्टिंग देयर बिलीफ. मतलब कि कोर्स का मतलब क्या होता है कि आप जानबूझ के फोर्सफुली डरा के धमका के किसी से अपना कोई काम करा रहे हो. ठीक है, तो इसीलिए इसी चीज को प्रिवेंट करने के लिए लीगल और पॉलिटिकल लॉ के द्वारा कॉन्स्ट्रेंट लगाए जाते हैं. ठीक है, जैसे कि एग्जांपल समझो, इंडिया में राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है लेकिन फोर्सफुल कन्वर्जन नहीं है. आप फोर्सफुली कन्वर्ट नहीं करवा सकते किसी का एक रिलीजन दूसरे रिलीजन में, अगर उसकी इच्छा है वो तभी कर सकता है. ठीक है, तो इसीलिए अगर कॉन्स्टेंट ना होते तो लोग ऐसे फोर्सफुली कन्वर्जन करवाते. ठीक है, तो लोग जो हैं दूसरों को अपने बिलीफ को एक्सेप्ट करने पे मजबूर करते, जानबूझ के डरा के धमका के कराते, इसीलिए लीगल और पॉलिटिकल कॉन्स्टेंट की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, देयर इज बुलिंग, हैरेसमेंट और फोर्स टू मेक अदर्स कंफर्म. सो सेकंड पॉइंट का मतलब ये है, एग्जांपल समझो कि आप वर्क प्लेस का एग्जांपल ले लो, वहाँ पे यहाँ वहाँ पे फोर्स करा जा रहा है कि आप इस तरीके से बिहेव करो, इस तरीके से ड्रेसअप हो, तो ये अगेंस्ट योर विल है ना. कहीं ना कहीं ऐसी हैरेसमेंट को प्रिवेंट करने के लिए, ऐसे फोर्सफुल एक्ट को प्रिवेंट करने के लिए लीगल और पॉलिटिकल कॉन्स्टेंट की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है, समझ आया कि सोसाइटी का क्रिएशन हुआ है हर इंडिविजुअल जब एक साथ आया और उस हर इंडिविजुअल अपनी अपनी फ्रीडम को अच्छे से एंजॉय कर पाए, इसीलिए रीजनेबल कॉन्स्टेंट की जरूरत होती है. ठीक है, और लीगल और पॉलिटिकल कॉन्स्टेंट जो है वो रीजनेबल कॉन्स्टेंट का ही काम करते हैं ताकि पहला पॉइंट, कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन को डरा के धमका के अपनी बात ना मनवा पाए. दूसरा पॉइंट कि हैरेसमेंट और फोर्सफुल एक्शंस ना परफॉर्म हो, स्पेशली वर्क प्लेसेस पे. ठीक है, लास्ट क्या है, पर्पस ऑफ कॉन्स्ट्रेंट. अगेन ये पूरा जो भी हमने यहाँ तक पढ़ा ये सबको सम अप करेगा कि कॉन्स्ट्रेंट का पर्पस क्या है. तो पहला पॉइंट क्या है, टू प्रोटेक्ट फ्रीडम. हमें कॉन्स्ट्रेंट की रिक्वायरमेंट क्यों है, हमने क्या टॉपिक शुरू करा था, व्हाई डू वी नीड कॉन्स्ट्रेंट, तो उसका आंसर क्या है, वी रिक्वायर कॉन्स्ट्रेंट टू प्रोटेक्ट फ्रीडम. ठीक है, द मेन पर्पस ऑफ कॉन्स्ट्रेंट इज एक्चुअली टू प्रोटेक्ट फ्रीडम, नॉट टू लिमिट इट अनफेयरली. तभी हम यहाँ पे कौन से कॉन्स्ट्रेंट की बात कर रहे हैं, रीजनेबल कॉन्स्ट्रेंट की. ठीक है, अगेन ऊपर वाला एग्जांपल समझो कि आप किसी को बुली कर रहे हो, किसी को हैरिस कर रहे हो, तो उसकी वजह से क्या होगा, एक डोमिनेट वॉइस जो है वही हर जगह एक्सप्रेस होगी और जो वीकर वॉइसेस हैं वो साइलेंस में रह जाएंगी, है ना, और उनके अपने भी मुद्दे हो सकते हैं, अपने भी ओपिनियन हो सकते हैं. तो कॉन्स्ट्रेंट ये श्योर करता है कि हर कोई अपने आइडियाज को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाए बिना किसी डर के. ठीक है, सेकेंड पॉइंट समझो, टू इंश्योर डिफरेंसेस कैन बी डिबेटेड एंड डिस्कस विदाउट कोअर्जन. कोअर्जन का मतलब होता है बिना किसी फोर्स के, बिना डर के हम जो है अपने डिफरेंसेस को डिस्कस कर पाए, डिबेट कर पाए. फॉर एग्जांपल अपनी क्लासरूम का समझो, जब भी कोई टॉपिक होता है, ठीक है, क्लासरूम में कोई डिबेट हो रही है किसी टॉपिक पे और क्लासरूम में रूल बना दिया गया कि भाई जब डिबेट स्टार्ट होगी तो कोई इंटरप्शन नहीं होगा, कोई किसी को इंसल्ट नहीं करेगा. ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, अब हर किसी को अपने अपने ओपिनियंस को रखने के चांसेस मिलेंगे, फेयर चांसेस मिलेंगे. ठीक है, कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, कोई इंटरप्ट नहीं करेगा. ऐसे ही सोसाइटी के लेवल पे भी होता है. कैसे होता है, रीजनेबल कॉन्स्टेंट्स लगा के, है ना. तो व्हाट आर कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट आर लाइक ट्रैफिक रूल्स फॉर सोसाइटी. ठीक है, दे डोंट स्टॉप यू फ्रॉम रीचिंग योर डेस्टिनेशन, दे जस्ट इंश्योर एवरीवन रीच सेफली.
है ना? हर किसी की फ्रीडम है, तो आपको जब अपने एक्शंस लोगे तो दूसरे की फ्रीडम को भी ध्यान में रखना है। समझ आया? तो एक बार रिकैप लेते हैं। व्हाई डू वी नीड कंस्ट्रेंट? कंस्ट्रेंट की रिक्वायरमेंट एक इंडिविजुअल की फ्रीडम पे क्यों है? क्योंकि उसके कुछ रूल्स हैं। chaos प्रिवेंट करता है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने देता, रूल्स और रेगुलेशंस गाइडलाइंस का काम करते हैं, वायलेंस नहीं होने देता। उसके बाद हमने समझा कि लीगल और पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट की रिक्वायरमेंट होती है ताकि हार्मनी और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनी रहे। ठीक है? उसके बाद हमने समझा कि पर्पस ऑफ कंस्ट्रेंट का होता है फ्रीडम को प्रोटेक्ट करना, हर कोई अपने डिफरेंसेस को बिना किसी मजबूरी के, डर के डिबेट कर सके, डिस्कस कर सके और मेंबर्स के साथ। ठीक है? तो आपका ये जो टॉपिक है यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक हम करेंगे वो होगा लिबरलिज्म के ऊपर होगा। ठीक है? आपकी पॉलिटिकल थ्योरी वाली जो एनसीईआरटी बुक है उसके साइड में एक बॉक्स है लिबरलिज्म के ऊपर। ठीक है? उसको हम समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और उसके बाद फिर हम हार्म प्रिंसिपल समझेंगे, फिर एक दो टॉपिक और है, फिर चैप्टर एंड हो जाएगा। ठीक है? तो आपका ये जो क्वेश्चन बनेगा इस पे वो डायरेक्टली या तो पूछ सकता है व्हाई डू वी नीड कंस्ट्रेंट, या फिर कंस्ट्रेंट का सोसाइटी में क्या रोल है। तो आप एज इट इज ये फ्लो चार्ट जो है वो बना के आ सकते हो, या आपने जो भी समझा उसको अपनी नोट्स की फॉर्म में बुलेट्स पॉइंट में लिख सकते हो और फिर उसको एक्सप्लेन कर सकते हो अपने एग्जाम में। ठीक है? और ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।